तो कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक बेहतरीन वीडियो के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, अब गेस कर सकते हैं किस पर डिस्कस करने वाले हैं। वैसे मैंने आपको कोई ऐसा चैलेंजेस नहीं दिया था, ना ही मैंने कोई ऐसी चीज़ आपको बताई थी जिससे आप गेस कर सकें। बाय द वे छोड़िए, मैं आपको ही बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है बच्चों, एग्ज़ाम एसएससी के लगातार चल रहे हैं, जिसमें से मैं बात करूं, अगर सीजीएल का टीयर 2 एग्ज़ाम चल रहा है उसमें तो आप समझ ही रहे होंगे कौन से एग्ज़ाम किस समय चल रहे हैं। अभी 9 तारीख से एसएससी सीएसएल के एग्ज़ाम है, फिर अगले महीने एमटीएस एग्ज़ाम है। तो जीएस का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है बच्चों। तो मैं सोच रहा था क्यों ना एक बच्चों के लिए छोटा सा जो है एक वीडियो बनाया जाए, ऐसा कुछ सीरीज़ लेके आई जाए जिससे बच्चों की साइंस एक बहुत अच्छा पोर्शन होता है बच्चों। जैसे कि मैं आपको बताऊं साइंस का, ठीक है, साइंस का एक अच्छा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जब भी साइंस आती है, साइंस में आप समझ सकते हैं क्या क्या आ सकता है। आप तो जानते ही होंगे, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, फिर बायोलॉजी भी आ जाती है साइंस में। तो बच्चों साइंस में जो चीज़ें आ जाती हैं, इसको हम एक क्विक रिवीजन थोड़ा सा सरसरी ऐसे देखेंगे कि लगे कि हमारे जो है हमारे एग्ज़ाम आते आते हमको जो है क्विक रिवीजन हो जाए हमारा। आपको तैयार होगा सारा, लेकिन क्विक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा आपका क्विक रिवीजन हो जाए ताकि आप जो एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए 1-2 प्रश्न आ गए वहाँ से, क्योंकि साइंस में 1-2 प्रश्न आने की संभावनाएँ रहती हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग 1 मिनट, अगर मान लीजिए हम लोग फिजिक्स की बात करें तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। फिजिक्स के क्वेश्चन कुछ तो आसान भी रहते हैं, मतलब इजी रहते हैं, इजी टू मॉडरेट रहते हैं बच्चों, इजी टू मॉडरेट रहते हैं, याद रखना, इजी टू मॉडरेट रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के तो ये ईजी ही रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ केसेस में ये हार्ड भी हो जाते हैं। और अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं बच्चों, तो बायोलॉजी में क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में डिपेंड करता है क्वेश्चन हार्ड है या मॉडरेट है, ईजी है। क्योंकि बायोलॉजी में कुछ ऐसे टर्म्स हो जाते हैं जिनको समझने में दिक्कत हो जाती है, उसका अर्थ कभी कभी बच्चे समझ जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम में गलती करके आ जाते हैं। ये चीज़ मैंने कई बार देखी है बच्चों में, जो है जो इसकी मतलब तैयारी करते हैं, हमारे लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक को लेके आए हुए हैं, मतलब ऐसा है, मतलब फिजिक्स, जैसे मान लीजिए मैं साइंस बता रहा, साइंस में कुछ ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिनमें प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना रहती हैं। हम ओवरऑल सभी टॉपिक्स को नहीं लेंगे, लेकिन ओवर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मैं यहाँ पे आपको पीपीटी दिखाऊँ, जो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, दिखेगी, वो हमारी ही नोट्स है। तो आप इसमें नहीं घबराइएगा कि हमने जो है आपको नोट्स प्रोवाइड भी कर देंगे, लेकिन आपको समझाने की बात होती है कि आपको समझ में भी चीज़ें आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये इजी टू मॉडरेट रहते हैं, मतलब डिपेंड करता है कैसे क्या है, तो उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जो ऐसे क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करेंगे, ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें जो है एग्ज़ाम पे क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुए हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बिना किसी देरी की आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं जब भी कोई क्लास को, तो एक मोटिवेशन विचार थॉट, जैसे विचार पे हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छी से ही जो है हम लोग क्लास को अच्छे से देखते हैं, करते हुए, समझते हुए आगे बढ़ते हैं और एक अच्छी स्टार्टिंग और एक अच्छी एंडिंग हम लोग करते हैं। तो मैं इस क्लास को तकरीबन 2-3 क्लास में ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि मुझे है कि बच्चों को क्विक रिवीजन जल्दी से कराया जाए। आपको साइंस के बारे में ओवरऑल पता है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके दिमाग से अगर मिस हुए हैं तो आप इस वीडियो को 2x की स्पीड में 1.5 जैसा भी आप देख सकें, अपनी इच्छा अनुसार आप देख सकते हैं और जो है क्लास को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज की मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ पॉइंट है उन पर डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों ज़िंदगी में क्या होता है कि हम सीखना, ज़िंदगी में सीखा मैंने हालात, ज़िंदगी में सीखा मैंने हालात कैसे भी हो, झुको मत, मेहनत करना करो और रुको मत। तो याद रखिए बच्चों,
कि ज़िंदगी में आपने जितना भी सीखा है, ज़िंदगी से आपने सीखा है, ज़िंदगी से आपने सीखा है कि जैसे भी हालात हों, मैंने ज़िंदगी से क्या सीखा कि जैसे भी हालात हों, कैसे भी हालात हों, उनमें क्या है, झुको मत, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुक के स्किप नहीं कर देना है, मैदान छोड़ना नहीं है, मेहनत करो और रुको मत, मेहनत करते रहना और आगे बढ़ते रहना है। ज़िंदगी में मैंने ऐसी चीज़ देखी है। तो दोस्तों ये रहता है कि कभी हमको रुकना नहीं, मैदान छोड़ के भागना नहीं है। मैं रूजवेल्ट एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं, उनकी मैं एक बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप बिना कोशिश किए हार मान लेते हैं और कोशिश करने के बाद आप असफल होते हैं, तो उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि आप समझिए कि अगर आप कोशिश किए हुए बिना हार मान लेते हैं तो वह सबसे बेकार होगा कि आप कोशिश करके हार मानें। अगर आप कोशिश करते हैं इसके बाद आप असफल होते हैं तो वो बेटर है इस किसके अपेक्षा कि आप बिना कोशिश किए हार मान लिए। तो कोशिश करिए। अगर आप कोशिश करके असफल हो जाएंगे या मान लीजिए आगे बढ़ते बढ़ते आप कई बार असफल होते, तो आप कोशिश करके जब हारते हैं तो उसमें आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको तजुर्बा मिलता है, आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलते हैं, आपको एक दूसरों को बताने के तरकीब मिलते हैं। आप अगर मान लीजिए आपने जो गलतियां करी है, आपके समय में आपने जो गलतियां कर दी, आप भले ही वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन आपके ज़रिए हज़ारों लाखों लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ आपको पहुँचने का कहीं सपना था। तो वो चीज़ वो आपको ज़्यादा खुशी ज़्यादा ज़रूर देगा कि जो आप वहाँ नहीं पहुँच पाए, आपके ज़रिए वहाँ पर 50-100 लोग आपसे आपने जितने एक्सपेक्टेशन है कि उतने लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं, उस डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं, उस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। तो ये आप दिमाग में रखिएगा। कई बार क्या होता है कि असफल और सफल लोग वही काम करते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा ही अंतर रह जाता है। सफल लोगों और असफल लोगों में कुछ थोड़ा सा अंतर रहता है कि काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सफल लोगों का वही काम करने का तरीका अलग अलग होता है, ढंग। जो काम आप कर रहे हैं वही काम वो भी कर रहे हैं। असफल लोग सफल लोग मतलब एक दो आदमी है, एक सफल हो जाता है, एक सफल नहीं हो पाता है। दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, एक का काम करने का तरीका दूसरे के काम करने के तरीके से अलग है। मतलब कि समझ रहे हो ना बात, क्योंकि जो तरीके हैं, ढंग है, वो दूसरे के काम करने के तरीके से बिल्कुल अलग है, तभी वह सफल हो जाता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो है आज के कुछ पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा पीसीएम का फर्स्ट है फिजिकल। इस पर हम लोग पहले फिजिकली मतलब इसका इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग देख लेंगे बच्चों कि क्या क्या पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से पूछ लेता है जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, उसके हम पॉइंट देख लेते हैं, उसकी जो है स्टार्टिंग को अच्छे से नहीं देखते हैं। तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य और ऊर्जा, जो द्रव्य होती है, द्रव्य मतलब मैटर, जिसमें ठोस द्रव गैस तीनों चीज़ें आती हैं। क्या क्या आ जाती है बच्चों? जब द्रव की बात करेंगे तो हम इसमें ठोस आ जाएगा, ठीक, द्रव आ जाएगा और गैस आ जाएगा। तो द्रव्य में तीनों चीज़ आ जाती हैं, ठोस द्रव गैस, ठीक है ना। ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। ठोस द्रव गैस और जो ऊर्जा होती है, जैसे मान लीजिए हम ठोस को द्रव में बदलेंगे तो कोई ना कोई ऊर्जा निकलती है। द्रव को ठोस बदलेंगे तो कोई ना कोई ऊर्जा निकलेगी, चाहे जिस प्रकार की ऊर्जा हो, ठीक है ना। चाहे गुप्त ऊष्मा हो, चाहे भाप की जैसे मान लें बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है। ऊष्मा क्या होती है? ऊर्जा ही होती है। तो जो परस्पर संबंध होते हैं वही क्या होती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट है। द्रव्य उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है, मैंने बताया ठोस द्रव गैस, इसका अपना भार होता है। भार का शब्द जैसे सुनो आप दिमाग में आना चाहिए, W = mg। तो भार क्या होता है? इसका मात्रक न्यूटन। ये चीज़ें दिमाग में क्यों रखोगे? क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि भार का मात्रक क्या होता है, तो भार का मात्रक न्यूटन होता है। अभी मुझे पिछले 2 दिनों पहले मुझे जो है एक बच्चे का मैसेज आया था, इसके पहले भी 2-3 मैसेज आ चुके हैं कि उन्होंने कहा कि हमको जो है बायोलॉजी की क्लास चाहिए। तो मैं आपको बच्चों बायोलॉजी क्लास ऐसे ही दे पाऊँगा, मैं मतलब पूरी थ्योरेटिकल क्लास तो आपको दे नहीं पाऊँगा। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं जो है पॉइंट वाइज आपको डिस्कस आपके साथ मतलब ऐसी क्लास करके आपको जो है बता सकता हूँ। बाकी मैं किसी टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन जैसे मैं ज्योग्राफी में करता हूँ वैसे मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? इसके भी रीज़न है भैया कि मुझे जो है लैक ऑफ टाइम बोल सकते हैं, कुछ अन्य प्रॉब्लम भी है क्योंकि मैंने बायोलॉजी से कुछ इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं है। मुझे बायोलॉजी मतलब मैं
इंटरेस्टेड सारे सब्जेक्ट लगते हैं मुझे पढ़ने में, लेकिन मुझे लगता है कि बायोलॉजी में मुझे थोड़ा सा और हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात होती है बच्चों, कई बार होता है कि ऐसे थोड़ी बैठने पढ़ाते हैं, कुछ चीज़ समझना पड़ता है। अगर उस सब्जेक्ट के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप उसे बेकार में ही पढ़ा रहे हैं। आपकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके पास अनुभव होना चाहिए, आपने कुछ सीखा हो। लेकिन ऐसा नहीं, मैं बायोलॉजी में इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। मैं, अगर आपको ज़्यादा कुछ लगेगा, अगर आप कहेंगे कि नहीं बच्चों, कई सारे बच्चों का ऐसा रहेगा मेरे पास बहुत, अभी तो मैं 2 ही 3 बच्चों का आया है, अगर मुझे भविष्य में ऐसा कुछ लगा कि नहीं बच्चों को बहुत ही ज़रूरत है, तो चाहे मैं पढ़ाऊँ, चाहे मैं कोई अलग फैकल्टी लेके आऊँ, लेकिन मैं आपके लिए जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो न्यूटन होता है, ये बात को समझिएगा, W बराबर mg होता है, इस बात को भी आपको समझ में आए, ठीक है। तो द्रव्य क्या होता है, जो स्थान घेरती है, इसका भार होता है जो अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जाता है। ज्ञानेंद्रियों क्या होती है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, जीभ से स्वाद चखते हैं, और ये अपनी क्या नाक से सूंघते हैं, ठीक है ना, और क्या करते हैं, ये जीभ से क्या करते हैं, स्वाद का अनुभव किया, त्वचा से क्या करते हैं, ठंडा गर्म इसका अनुभव करते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसका भी हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। तो वही क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। ठोस द्रव गैस मैंने बता दिया पहले ही। तो मैं अगर बात करूँ द्रव्यमान की, बात करूँ, द्रव्यमान क्या ठोस है, द्रव्यमान कैसा है, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। तो क्या होता है, द्रव्यमान किसी भी वस्तु की, पदार्थ की मात्रा, किसी भी वस्तु या पदार्थ की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान सदैव क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है। द्रव्यमान नियत रहता है, याद रखिएगा, द्रव्यमान नियत रहता है लेकिन भार बदलता रहता है। द्रव्यमान नियत रहता है लेकिन भार क्या रहता है बच्चों, बदलता रहता है। भार क्या रहता है, बदलता रहता है, याद रखिएगा। द्रव्यमान नियत रहता है लेकिन भार बदलता रहता है, याद रखिएगा, भार बदलता रहता है। अब क्यों बदलता है, क्योंकि जी बदलता है। क्या बदलता है, जी बदलता है, ठीक। क्योंकि अगर मैं चंद्रमा की बात करूंगा, जी का मान कितना होता है, पृथ्वी के अर्थ के जी की अपेक्षा मून का जी कितना रहता है, 1/6 रहता है। मतलब कि जी, चंद्रमा पर जो जी होगा वो पृथ्वी के जी का 1/6 होता है। इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है। तो ये चीज़ें कहाँ पे आप चल रही है, यहाँ पर चल रही हैं। तो इसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। जनरली इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन हम इसे अप्रॉक्स 10 मान लेते हैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। भार जिसे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। हम तराजू में जब कोई चीज़ को तौलते हैं तो वो, जब तौलते हैं तराजू को मतलब कौन सा तराजू, तुला वाला तराजू से जब किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो तौलते समय जब हम उस चीज़ को उठाते हैं, अगर मान लीजिए जो वो होता है, जो उस तराजू के दोनों पलड़ों में रखा हुआ द्रव्यमान होता है, उसे द्रव्यमान नहीं बोलेंगे, उसे भार बोलेंगे, क्योंकि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा होता है। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए हैं, वो रखे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग जो है क्या तौलते हैं, वजन ही तौलते हैं, मतलब उसका वेट नहीं, उसका क्या तौलते हैं, उसका द्रव्यमान तौलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप चीज़ समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ कि भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, मैंने बताया। इस त्वरण का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो मैंने बताया ना आपको कि त्वरण का मान अगर भूमध्य रेखा से, याद रखना, पूछता है कि त्वरण का मान कहाँ पर ज़्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी बराबर 0 होता है, ठीक है। तो केंद्र से जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इसका मान बढ़ता है, भार का मान परिवर्तित होता रहता है, जिससे जी का मान बढ़ता है, क्योंकि W बराबर जी होता है। अगर जी बढ़ेगा तो W भी बढ़ेगा, क्योंकि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जी के। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य बातों के बारे में जो है चर्चा करते हैं। भौतिक राशियाँ क्या क्या होती है, पूछ लेता है। भौतिक राशि 2 प्रकार की होती हैं, अदिश और सदिश, ठीक है ना। अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। जैसे समय, दूरी, चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति। तो याद रखिएगा, ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है, शक्ति अदिश राशि है, घनत्व अदिश राशि है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है धारा क्या है, धारा, तो धारा भी अदिश है। क्या है दोस्तों, धारा भी अदिश है, इसको भी दिमाग में रखना, ठीक है। धारा भी अदिश है, लेकिन अगर धारा घनत्व बोल देता है, धारा घनत्व, तो ये सदिश है,
ठीक है। धारा घनत्व क्या है, सदिश है। इस बात को दिमाग में भी आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे, जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं थोड़ा सा तेज़ी से इसलिए चल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैंने पहले आपसे बताया था कि हम लोग जो है जल्दी से रिवीजन के लिए क्लासेस कर रहे हैं। तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है, ठीक है ना। परिमाण के साथ साथ दिशा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं बोलूँ कि विस्थापन क्या होता है। मैं विस्थापन जब भी हम बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस डायरेक्शन में, जब रीजनिंग में करते हैं तो क्या करते हैं, विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, प्राथमिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की क्या होती है, दूरी होती है। तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पर क्या करते हैं बच्चों हम लोग, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या है, सदिश राशि। क्योंकि हम लोग जैसे मान लीजिए मैंने कहा राम उत्तर की ओर 2 किलोमीटर गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया 2 किलोमीटर गया, फिर इसके बाद जो है इसने 2 किलोमीटर गया, फिर 1 किलोमीटर ये जो है किधर की ओर मुड़ गया, पूर्व की ओर मुड़ गया। अब बताइए कि राम ए से, ए पी है, ए और सी के बीच की दूरी क्या होती है, ये जो दूरी होगी यही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसे, डिस्प्लेस। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं सही से लिखूंगा ना तो सही लगेगा। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो इसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखें विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, तो ये क्या होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, त्वरण, वेग, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, सदिश राशि नहीं, ये अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है, अदिश है। मैंने शक्ति बताया था आपको, घनत्व तो बताया था, विद्युत धारा बताया था। कभी कभी पूछता है कि विद्युत धारा सदिश राशि है, क्योंकि हमको बोलते हैं कि विद्युत धारा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसमें तो दिशा है, लेकिन सदिश नियमों का पालन नहीं करता है। सदिश राशि तो है, दिशा तो है, इसमें क्या है, दिशा तो है बच्चों, लेकिन यह क्या कर देता, सदिश नियमों का पालन नहीं करता। किसका, सदिश नियमों का, सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, नियमों का पालन नहीं होता है। धारा सदिश नियमों का क्या नहीं करती है, पालन नहीं करती है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, धारा सदिश नियमों का पालन न करने की वजह से यह अदिश राशि है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक का प्रयोग किया जाता है। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक क्या होते हैं, वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रों, वे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए शो करने के लिए अन्य मात्रकों की सहायता नहीं लेने आवश्यकता नहीं होती, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, समय। द्रव्यमान, दूरी, समय क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक mg होता है, मतलब किलोग्राम, दूरी का मात्रक टाइम होता है, ठीक है ना। दूरी का मात्रक मीटर होता है, किलोमीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, घंटा होता है, मिनट होता है। तो इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की जरूरत नहीं पड़ती, ये मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो वे मात्रक जिन्हें प्रकट करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। जैसे मैं क्षेत्रफल की बात कर दूं तो इसमें 2 मूल मात्रक लगे हैं, मीटर इंटू मीटर। अगर आयतन की बात कर दूं तो मीटर इंटू मीटर 3 मात्रक लगे हैं। चाल की बात कर दूं कि मीटर और सेकंड का इसमें जो है मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 2 या 2 से अधिक मात्रकों से मिलके मात्रक जब बनते हैं तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब मात्रकों की पद्धति की बात करते हैं। बहुत बार प्रश्न यहाँ से आया है कि एमकेएस पद्धति में कौन कौन से दूरी को क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति में दूरी को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, एमकेएस पद्धति में दूरी को मीटर कहते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम कहते हैं, समय को सेकंड कहते हैं। कब, एमकेएस पद्धति में, ठीक है ना। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एमकेएस का मतलब भी होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, एक मिनट, सीजीएस पद्धति में बच्चों दूरी का सेंटीमीटर होता है और द्रव्यमान का ग्राम होता है, और इसे क्या कहते हैं, समय का सेकंड होता है। इस पद्धति को फ्रांस में प्रचलित होने के कारण इसे फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। फ्रांस में प्रचलित होने के कारण इसे फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को भी दिमाग में रखना है, फ्रांस से प्रचलित हुई थी, फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं क्योंकि फ्रांस में प्रचलित हुई थी। एफपीएस पद्धति, एफपीएस में क्या होता है, फुट मतलब क्या होता है बच्चे, फीट भी लिखा हुआ है, इसमें फुट भी कह सकते हैं, फुट। पाउंड माने द्रव्यमान के लिए पाउंड और सेकंड के लिए सेकंड ही रहेगा, तो इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे,
ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, FPS पद्धति को, FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। आज़ादी के पूर्व से भारत में यह पद्धति प्रयोग में ली जाती थी। आज़ादी के पूर्व, जब आज़ादी नहीं हुई थी तब उसके पूर्व क्या है कि यह पद्धति प्रयोग में ली जाती थी। कौन सी? ब्रिटिश पद्धति, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ब्रिटिश पद्धति को क्या कहते हैं? FPS पद्धति कहते हैं। उसे पूर्व में यूज करते थे, लेकिन अब जो है इसका जो है यूज नहीं होता है। तो 1 फीट बराबर क्या होता है? 30.48 सेंटीमीटर होता है। और 1 फीट में कितने 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ये भी दिमाग में रखना है। तो ये 1 kg में 2.2 LBS होता है। LBS का मैंने क्या बताया था? द्रव्यमान का पाउंड बताया था, तो याद रखिएगा। इसके बाद लास्ट में एक विकसित पद्धति आई थी जिसे बोलते थे SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पद्धति आई थी 1960 में जिनोवा में एक सम्मेलन में। इस पद्धति को वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त की गई थी 1960 में जिनोवा में एक सम्मेलन में। MKS पद्धति का परिवर्तित रूप है। MKS जो पद्धति थी, MKS में क्या था? मीटर किलोग्राम सेकेंड था। उसकी क्या था? उसका एक जो है क्या है? विकसित रूप है, उसका परिवर्तित रूप है, ठीक है ना, उसका परिवर्तित रूप है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक सम्मिलित किए गए थे। किसमें? इसी SI पद्धति में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 मात्रक सम्मिलित किए गए थे। कितने मात्रक सम्मिलित किए गए थे? 7 मात्रक सम्मिलित किए गए थे। इसमें द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, लंबाई का मात्रक मीटर में होगा, समय का मात्रक सेकेंड में होगा, तापमान केल्विन में होगा, विद्युत धारा एम्पियर में होगी, ज्योति तीव्रता कैंडेला में होगी, पदार्थ की तीव्रता मोल में होगी। तो यहाँ तक जो है क्या है? 7 मूल मात्रकों के बारे में डिस्कस किया जाता है जो SI पद्धति के अंतर्गत उपयोग किए जाते हैं। तो ठीक है, 1960 में विनोवा में एक सम्मेलन में इस पद्धति को वैश्विक पद्धति के रूप में अपनाया गया था। यह MKS पद्धति का परिवर्तित रूप है, मैंने बताया चीज़ें, ठीक है, परिवर्तित रूप है। इस पद्धति के अंतर्गत 7 मूल मात्रक हुए थे। कौन कौन से हुए थे मैंने बता दिया था। पदार्थ की मात्रा मोल, और ज्योति तीव्रता कैंडेला, ये इसकी क्या है? यूनिट है, ठीक है। तापमान केल्विन में है, समय सेकेंड है, विद्युत धारा एम्पियर है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा दोस्तों कि C/5 बराबर, तो यहाँ पे ये लिखा नहीं है, C/5 बराबर F-32/9, C/5 बराबर F-32/9 इक्वल K-273 K-273/5 याद रखिएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया चीज़ें, ठीक है। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है कि C/5 बराबर F-32/9 K-273 ऐसे रहेगा। इसके 0 कट जाएगा तो इसका परिवर्तित रूप है, सरलीकरण रूप है, तो इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। दूरी के मात्रक की इकाई क्या होती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दूरी के मात्रक, क्योंकि दूरी को हम खगोलीय स्तर पर भी देखते हैं, तो इसकी अलग अलग दूरी होती है अलग अलग यूनिट के साथ। अगर मैं दूसरे यूनिट की बात करूँगा, अगर मैं मान लीजिए तो खगोलीय, एक मिनट में इसको थोड़ा सा हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ खगोलीय यूनिट की बात करता हूँ, तो खगोलीय यूनिट में, एक मिनट, कलर नहीं सही से मिल पा रहा बच्चों, थोड़ा दिमाग बहुत वो हो जाता है फिर जब सही से कलर नहीं मिल पाता ना। तो खगोलीय इकाई, तो दूरी में खगोलीय इकाई पहले आता है, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी को दर्शाता है, खगोलीय इकाई। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? 1.4 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये होता है चीज़ें, तो इसको दिमाग में आपको रखना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कुछ अदर पॉइंट पे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक पेन देख लूँ कौन सा जो है ज़्यादा सही लगेगा। ये लो ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होगा? 1.4 × 10⁻11 मीटर, ठीक है ना। ये क्या बताता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की क्या बताता है? औसत दूरी को बताता है। अब एक प्रकाश वर्ष की बात करते हैं। प्रकाश वर्ष की जब भी बात होगी, मैंने पहले आपसे बताया था कि प्रकाश वर्ष और ये खगोलीय इकाई, ये दोनों क्या है? दूरी की मात्रा। एक प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को बताता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को बताता है, ठीक है। इस बात को भी दिमाग में आपको जो है रखना है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक लीप ईयर जैसे बोलते हैं, एक लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LY बराबर क्या है? लाइट ईयर,
लाइट ईयर, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है ना। एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट बताया था 1.4 × 10⁻11 मीटर, और एक प्रकाश वर्ष एक लाइट ईयर बताया था 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पार्सेक। पार्सेक में दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है दोस्तों। एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻15 मीटर, 10⁻16 मीटर सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, पार्सेक सबसे बड़ा होता है। कभी कभी इसके क्रम को सजाने के बाद आता है कौन सबसे बड़ा होता है। पार्सेक के बाद क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष, फिर इसके बाद एयू होता है, मतलब एयू का मतलब समझ रहे हो? खगोलीय, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पार्सेक सबसे बड़ा होता है 3.08 × 10⁻16, 3.08 × 10⁻16 मीटर, ठीक है। खगोलीय, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी को ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। खगोलीय पिंड जो होते हैं उनके मध्य की दूरी को ज्ञात करने में किया जाता है। तो यह दूरी सबसे बड़ा 3.08 × 10⁻16 मीटर। प्रकाश वर्ष क्या होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? 1.4 × 10⁻11 मीटर। तो आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं, इसकी पावर में भी अंतर देखने को मिल जाए। 16, फिर इसके बाद 15, फिर इसके बाद 11, ठीक। तो यहाँ पे याद रखिएगा सबसे बड़ा क्या है? पार्सेक है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रकाश वर्ष है, फिर इसके बाद क्या है? खगोलीय यूनिट है, ठीक है ना। इसमें प्रा, जैसे ट्रिक है तो प्रा है इसमें छोटा सा, 1 मिनट, इसमें बात करूँगी। इसमें प्रा, पा पर रा बना है, आधा रा बना है, मतलब कि प्रा। इसमें बड़ा आ बना है तो सबसे बड़ा पार्सेक होगा, क्योंकि पापा दोनों में है तो ऐसा कर सकते हैं। तो बड़ा पा हो गया पार्सेक। इसके बाद खगोलीय, खा बाद में आता है तो खा जो है बाद में हो जाएगा। तो ऐसे करके आप ट्रिक के द्वारा भी इसको थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं। दूसरा चैप्टर है बच्चों, गति क्या होती है। मैंने जो है पहले चैप्टर को फंडामेंटल जो चीज़ें होती हैं उनके देखते हुए मैंने इसको जो है पहले वाले पार्ट को ख़त्म कर दिया था। दूसरा पार्ट क्या है? मोशन। मोशन पे हम लोग जो है इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको गति क्या होती है और गति के कितने नियम होते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गई बच्चों, थोड़ा सा लाइट नहीं समझ में आ रही है, यहाँ पे पंखा चल रहा है, लाइट नहीं समझ में आ रही है, तो मैं जो है थोड़ा सा इस वजह से आज क्लास में जो है ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। नहीं तो मैं आज सोच रहा था कि आपको जो है मोशन भी ख़त्म कर देता, और इसके बाद मैं जो है 2 चैप्टर और बचते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे कि लाइट चैप्टर से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं, और इसके बाद एक जो मैटर वाला होता है वो तो केमिस्ट्री का हो जाएगा, और थोड़ा सा एक करंट का क्वेश्चन रहता है, मतलब करंट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका भी, उससे भी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं कल की क्लास में जो है आपको बताऊंगा। कल फिर मैं कंटिन्यू, अब जो इसकी क्लास जो है 2 दिन में मैं ख़त्म कर दूंगा। आज लाया हूँ, कल परसों 2 दिन जो है मैं कल जो है बड़ी क्लास कर दूंगा। इसके बाद परसों क्लास जो रहेगी उसमें जो है फिजिक्स ख़त्म हो जाएगी, केमिस्ट्री 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ऐसे करके हम जो है 2-3 दिन में सारा कुछ उसको ख़त्म कर देंगे, ताकि अगर मान लीजिए जो CSL के एग्ज़ाम है उसमें आप अगर उसकी तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, मतलब उसमें आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो GS मतलब जनरल साइंस, मतलब अगर यहाँ पे साइंस से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको हिट करके आएँ, छोड़ के ना आएँ। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के आएंगे। तो दोस्तों ठीक है, तो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को मतलब वीडियो का सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को दबा दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि अगर हमारी कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।